हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं मंटू सर। आज का हमारा जो ये वीडियो है ये इंग्लिश टॉपिक को लेकर के या इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने के लिए नहीं है। ये वीडियो दरअसल उन बच्चों के लिए है जो भी हाल ही में बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, या ये उनके लिए भी है जो इस वर्ष उत्तीर्ण नहीं हो पाए, यानी कि किसी कारणवश वो फेल हो गए। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे सफल हुए हैं, पास हुए हैं, उन सभी बच्चों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। जो बच्चे इस बार पास नहीं हो पाए, फेल हो गए, वो भी बधाई के पात्र हैं, मैं उन्हें ही बधाई देता हूँ। अब आप ये कहेंगे कि सर जो फेल हो गए उन्हें बधाई कैसा? तो इसके पीछे मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आप लोगों को। अगर जो बच्चे फेल हो गए तो क्लास के अंक से लेकर के, यानी क्लास में जो हम मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, है ना, उससे अपने करियर को ये डिसाइड करना पास और फेल को लेकर के, या काफ़ी हताश, निराश, परेशान हो जाना, ये कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं होना चाहिए। ये गलत बात है, ठीक है। तो मैं उन्हें, उन बच्चों को बधाई इसलिए देना चाहता हूँ, या इसलिए मैंने उन्हें बधाई के पात्र समझा क्योंकि वो बच्चे, हो सकता है कि इस वर्ष अगर किसी कारण से फेल हुए हैं तो अगली बार वो टॉप कर जाएं या कुछ बेहतर कर जाएं। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में कभी भी आपने लॉन्ग जंप किया होगा, है ना, लंबी जो कूद करते हैं हम लोग, तो उसमें देखा होगा कि आप जहाँ पे हैं, जिस जगह पे आप खड़े हैं, उस पोजीशन से लेकर के जब आप लॉन्ग जंप करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपका जो मतलब मानक दूरी है ना, स्टैंडर्ड जो आपका डिस्टेंस है, उसको कवर करते हैं। लेकिन जब हम थोड़े से बैक जाते हैं, थोड़े से जब पीछे जाते हैं, तो हमारी जो डिस्टेंस है वो थोड़ी और दूर कवर होती है। तो लाइफ में असफल होने के पीछे भी कहीं ना कहीं यही फंडा है कि अगर हम जहाँ थे उससे पीछे चले गए तो अगली बार हो सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, उससे काफ़ी आगे जाने की सोच रखें, और ऐसे ही सोच के साथ, ऐसे ही पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ अपने लाइफ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। हताश, निराश, परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं विशेष तौर पे उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। वो परेशान बिल्कुल नहीं हो, ये लाइफ का भी पहला स्टेप है, यहाँ से तो लाइफ शुरू ही होता है, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा मेन कंसर्न है, जो मेन टॉपिक है, ये है 10th के बाद सही करियर का चुनाव कैसे करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास, अपने भाई बहनों के पास जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है और आपके करियर चुनाव को लेकर के ये काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बात अपना स्टार्ट करते हैं कि करियर का चुनाव कैसे करना है। तो जब बच्चे क्लास 10th को पास करते हैं तो 10th पास करने के बाद उनके दिमाग में 3 तरह का ऑप्शन आता है, और स्वाभाविक है ये 3 ऑप्शन ही विशेष तौर पर सामने आता ही है ना, कि हम साइंस लेकर पढ़ें, आर्ट्स लेकर पढ़ें, या फिर कॉमर्स लेकर पढ़ाई करें। तो जो बच्चे अधिक परसेंटेज आते हैं, अधिक मार्क्स गेन करते हैं, जैसे मान के चलिए कि उनका परसेंटेज लगभग 80% या उससे ऊपर आ गया, या आजकल तो बहुत सारे बच्चों का परसेंटेज बहुत अच्छा है, 85%, 90% आ गया, तो उनके पास समस्या होती है कि हम क्या लें, मतलब साइंस को विषय को लेकर पढ़ें और कॉमर्स लेकर पढ़ें या आर्ट्स पढ़ें। तो चूंकि बच्चे का जो माइंड है, मतलब जो मेंटल स्टेटस है, वो इतना ज़्यादा मैच्योर अभी नहीं हो चुका है कि वो खुद डिसाइड कर पाए कि हमें करना क्या है, हमें लेना क्या है। और विशेषकर जो गांव के बच्चे हैं वो पढ़ने में तेज तो हैं, या भी ये कह सकते हैं कि उनकी पोटेंशियल है, बहुत हद तक काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने करियर चुनाव को लेकर के, अपने करियर सिलेक्शन को लेकर के वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि उन्हें आगे की पढ़ाई कैसी करनी है। क्योंकि हो सकता है कि क्लास 10 में उन्हें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन उनके घर की इकोनॉमिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि बेहतर से बेहतर पढ़ाई कर सके जैसे उन्होंने सोच रखा है। तो ऐसे तमाम तरह की चीज़ें आती है जो कहीं ना कहीं हमारे करियर में एक बैरियर का काम करता है, अवरोधक काम करता है, ऑब्स्टिकल काम करता है, ठीक है। तो हर तरह की चीज़ों को हम यहाँ बात करेंगे कि कैसे आपको अपने आप को डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट को लेकर के कि साइंस सिलेक्शन जो होता है वो क्या होता है। देखिए, एक्चुअली जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, तो अगर गांव के बच्चों में अच्छा परसेंटेज, अगर उनके बीच अच्छे, ज़्यादातर बच्चों का अगर परसेंटेज बहुत अच्छा आया है, तो गांव के कुछ ऐसे वर्ग के लोग होते हैं जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, जो अपने आप को काफ़ी पढ़े लिखे लोग समझते हैं, या यूँ कहे कि वो पटना और बड़े बड़े शहरों में पढ़ करके वापस गांव जा चुके होते हैं, लेकिन वो कुछ किए नहीं अभी तक, ठीक है। तो उन्हें मैं कहता हूँ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल। तो वो आपको सलाह देंगे कि आपको ये करना है, वो करना है, साइंस लीजिए, इससे आईआईटी बन जाइएगा, आईआईटीएन बन जाइएगा, तमाम तरह की चीज़ें कहते हैं।
तो इन सब बातों पे ध्यान देने के बजाय आपको अपने इंटरेस्ट की ओर देखना है, अपने अंदर झांकना है कि आपका इंटरेस्ट किस ओर है। अगर वाकई में आपका इंटरेस्ट साइंस की ओर है तो आपको साइंस लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में नहीं है, आपका 10th में परसेंटेज बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपका इंटरेस्ट साइंस में नहीं है और घर वालों का ये प्रेशर है, दबाव है कि साइंस लेके पढ़ो, तो थोड़ा सा वहाँ पे अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियंस को आप समझाने का प्रयास करिएगा कि नहीं, आपके कहने पर अगर मैं साइंस ले भी लेता हूँ तो हमारा मन लंबे समय तक इसमें नहीं लग पाएगा, हम कुछ और करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी बातों को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने गार्जियंस के साथ शेयर करें, ठीक है। तो साइंस सब्जेक्ट का जो स्कोप है, आप जानते होंगे कि 12th के बाद या 12th पास आउट होने के बाद जो है वो साइंस जो बच्चे ऑप्ट करते हैं उनके पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है या मेडिकल का ऑप्शन होता है। इंजीनियरिंग का मतलब होता है जो सबसे टॉप लेवल की आप जानते हैं चीज़ें, वो है IIT, है ना। और मेडिकल में जहाँ तक बात आप की जाए तो नीट, बहुत तरह के एग्जाम कंडक्ट होते हैं, एम्स, है ना, ऐसे तमाम तरह के बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है, एम्स हो गया, आपका BHU भी होता है, BHU का भी जो IMS है, ठीक है। ऐसे तमाम तरह के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टरी की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह का ऑप्शन है, एक PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। तो ये थी साइंस की बात। अब देखिए, अगर आपने किसी के कहने पर भी, ठीक है, मान लिया जाए साइंस का सिलेक्शन कर लिया, तो गांव परिवेश से जो बच्चे आते हैं उनके पास समस्या ये हो जाता है, दूसरा समस्या, कि जब आप बचपन से पढ़े होते हैं तो वो ज़्यादातर जो पढ़ाई होता है हमारा गांव में वो हिंदी मीडियम में होता है, लेकिन जब आप वापिस मतलब आप पुनः पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं 12th में और बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी जो पढ़ाई होती है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, वो इंग्लिश मीडियम में होती है। आपकी किताबें भी इंग्लिश में रहती है, चाहे वो NCERT हो या कोई भी बुक्स हो, जो भी आपको प्रीफर किया जाता है पढ़ने के लिए वो इंग्लिश मीडियम में होता है। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर होता है और इंग्लिश ही हमारा बैरियर बन जाता है। हम जो पढ़ना चाहते हैं एक्चुअली हम पढ़ नहीं पाते, हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज का बैरियर आ गया और हमें कई सारी चीज़ों को समझने में वहाँ पे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। और ये बैरियर इस हद तक हमें आगे बढ़ने से रोकता है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं चूंकि इस बात को भली भांति समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण परिवेश का स्टूडेंट था और जब 12th पढ़ने के लिए आया था तो ये समस्याएं काफ़ी ज़्यादा मेरे पास थी। और आज मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, आप जैसा कि आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं एक समस्या ये हमारे पास होता है, तो इस समस्या को, ऑब्स्टेकल को हम दूर कैसे करें। तो अगर आपने साइंस लेने की ठान ली है, आप बड़े बड़े शहरों में जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ना चाहते हैं और इंग्लिश बैरियर बनता है, तो अभी आप क्या करें, अभी से क्या करें आप कि इंग्लिश को लेकर के ज़्यादा परेशान मत होइए। दो चीज़ें, पहली बात तो यह है कि आप जो जो सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहते हैं उसको साइड कर लीजिए। उन सब्जेक्ट्स को, चाहे आपने जैसे आपने साइंस लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री, उसकी NCERT को बुक को आप निकालिए, उसके जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं, उन सारे टर्मिनोलॉजी को आप अपने डिक्शनरी से सर्च करके उसको रीडिंग करिए और सर्च करके पढ़िए और लिखिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ज्वाइन करने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसी समस्याएं नहीं आएगी, ना कोई समझने में दिक्कत होगा और ना ही पढ़ने में कोई समस्या होगा। अगर ऐसा रेगुलरली आप 1 से 2 महीने कर लेते हैं तो आपके पास ये लैंग्वेज बैरियर भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। आपको कहीं भी एक्स्ट्रा स्पोकन क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चे जब गांव से आते हैं तो पहला क्लास वो PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का क्लास तो ज्वाइन करते ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास ज्वाइन करते ही है, साथ ही साथ बच्चे फंस जाते हैं, इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने के चक्कर में फंस जाते हैं। तो चूंकि मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, हमारे पास भी तमाम तरह के बच्चे आते हैं, मैं भी उन्हें यही सलाह देता हूँ, ठीक है। तो आप इन चक्करों में बिल्कुल ना फंसें, आप कोशिश करें कि उसे खुद से आपको दूर करना है, क्योंकि 12th लेवल तक आपकी जो फोकस होनी चाहिए वो फोकस मेनली होना चाहिए आपका अपने सब्जेक्ट्स पर। हालांकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो वो भी पढ़ने के लिए आपको होना चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा, लेकिन इसमें स्पोकन क्लास ज्वाइन करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप ग्रामर की चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो आपको 12th में काम आएगा। तो एक समस्या ये हो गया जिसको ऐसे ऑब्स्टिकल को दूर करना है, ठीक है। तो जितने भी टर्मिनोलॉजी आप नोट करेंगे उसको पढ़ेंगे डिक्शनरी के माध्यम से। आजकल तो मोबाइल फ़ोन आ गया, स्मार्टफोन आपका आ गया है, वहाँ से आप करेंगे दूर उसको, ठीक है। अगर कोई बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कॉमर्स का भी जो आगे स्कोप होता है, फिर कॉमर्स लेने के बाद आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ करके या फिर आप CA की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आप BCom वगैरह करके, है ना, 12th पास करने के बाद BCom के बाद आप फिर MCom या फिर मैनेजमेंट, बहुत तरह के इसके भी स्कोप्स होते हैं, ठीक है, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियों में आप
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स या बड़े बड़े कंपनियों के आप बड़े बड़े पोस्ट तक पहुंच सकते हैं सीए के माध्यम से भी। ठीक है। तीसरा जो हमारा आता है सेक्शन वो है आर्ट्स। आर्ट्स ज़्यादातर लोगों का कहना है कि सबसे लो लेवल का सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से आर्ट्स जो होता है, आर्ट्स का मतलब कला, ये सबसे टॉप लेवल का सब्जेक्ट है, इवन कि साइंस से भी टॉप। साइंस जो है आपको एक पार्टिकुलर चीज़ों के बारे में अध्ययन करवाता है, जबकि आर्ट्स जो है वो स्पेशलाइजेशन करने की बजाय वो जनरलाइजेशन चीज़ों में फोकस करता है। आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब आप अधिकारी बनने के योग्य रहिएगा, यानी अधिकारी बनने की सोच अगर मन में रखते हैं, तो फिर ज़्यादातर लोग आर्ट्स को प्रीफर करते हैं, आर्ट्स लेते हैं। और अधिकारी बनने के दरमियान में आपको जो पढ़ना पड़ेगा उसमें साइंस भी इंक्लूड रहेगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा लंबा स्कोप होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा दायरा होता है इसका। तो अगर आपने 10th के बाद ही मन में ये ख्याल रखा है कि हमें अधिकारी बनना है, हमें ऑफिसर बनना है, ठीक है, तो आपके लिए आर्ट्स सब्जेक्ट भी काफ़ी बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पे इन तीनों में आपको जो डिसाइड करना है वो अपने इंटरेस्ट पे करना है, ना कि किसी के दबाव में आकर के। ठीक है, इस बात पे बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ। लैंग्वेज बैरियर को दूर करने के लिए हमने सबसे सरल तरीका बताया कि जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री हो, चाहे वो कॉमर्स का कोई भी टॉपिक हो, चैप्टर हो, है ना, कोई भी बुक हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, अकाउंटेंट हो, ठीक है, कोई भी चीज़, इवन आर्ट्स में अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो कुछ पढ़ना चाहते हैं आप, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट शुड बी रेड इन इंग्लिश। उसको कोशिश करिए कि इंग्लिश पढ़िए, और अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसके टर्मिनोलॉजी पे फोकस करिए, उसके टर्म्स को आप डिक्शनरी के माध्यम से पढ़िए और उसका इस्तेमाल करिए। ग्रामर अगर कमजोर है तो ग्रामर को थोड़ा सा फोकस करिए। अगर इन सारे चीज़ों में आपको इंग्लिश को लेकर के उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है, इतना कुछ करने के बाद भी कोई समस्या रहती है, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर, हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, या हमारा खुद का ये जो यूट्यूब चैनल है, आप इससे भी अपने कमेंट करके हमसे इसका आप बिल्कुल पूछताछ कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमसे इसके बारे में कंसल्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस था वो केवल इसलिए था क्योंकि अपने लाइफ में मैंने इन समस्याओं को बहुत समझा है, बहुत फेस किया है। लैंग्वेज बैरियर किस कदर बच्चे को तोड़ देता है, ये केवल वही समझता है जो पढ़ता है। ठीक है, या जो उस गांव परिवेश से निकल के शहरों में पढ़ने के लिए आता है, वही समझ सकता है इस चीज़ को। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ, कामना करता हूँ। और अगर किसी तरह की कोई समस्याएं होती है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो संपर्क नंबर यानी कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए। लैंग्वेज को लेकर के, इंग्लिश को लेकर परेशान होने की बिल्कुल कतई आवश्यकता नहीं है। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, कोई समस्या होगा आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर इसी तरह की कुछ और वीडियोज़ मैं आपको देते रहूँगा। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी कंटिन्यू बने रह सकते हैं, और यहाँ से भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।